वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 मार्च 2022 और 1 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है। डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था, इसका राइट आंसर होगा दृष्टि ऐप का शुभारंभ अभी हाल ही में बिहार में किया गया है, जो कि बिहार की सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं का एक तरह से मॉनिटरिंग किया जाएगा इसके माध्यम से। डिटेल जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में दिया था, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है, कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे लिखें और इसे विस्तारपूर्वक लिखें। और बिहार की परीक्षाओं के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है करंट अफेयर्स का, आप इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के प्रश्नों का संग्रह किया गया। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें डाला गया है। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी प्रकार की बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि 0 से 18 वर्ष तक की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। यह प्रश्न जो बना है ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो भी हाल ही में पेश किया गया वहां से प्रश्न को लिया गया है कि 0 से 18 वर्ष तक की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो बिहार का जो स्थान है यह है दूसरा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत की कुल आबादी में लगभग 33% बच्चे हैं, जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाली इस आबादी का हिस्सा उससे भी अधिक 42% है। पूरे भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो 33% बच्चे हैं, जबकि बिहार की तरफ से हम देखें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना इस कैटेगरी में 42% बच्चे शामिल हैं। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इस प्रकार, या फिर कह सकते हैं कुल मिलाकर देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में है। अगर इस आंकड़े को हम प्रतिशत से संख्या में तब्दील करें तो आप ध्यान रखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे हैं। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। इस मामले में बिहार का पटना जिला यानी कि राजधानी पटना प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पर है। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 38 जिलों में बिहार की राजधानी पटना प्रति व्यक्ति आय के मामले में 1.31 लाख रुपए के साथ पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखिए। जबकि वहीं पर हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान की बात करें तो वहीं पर बेगूसराय दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंगेर तीसरे स्थान पर, और इस रैंकिंग में भागलपुर जिला चौथे तथा रोहतास पांचवें स्थान पर है। ये पांचों रैंकिंग यहाँ से ध्यान रखिए। पहले स्थान पर है हमारा राजधानी पटना, दूसरे स्थान पर है बेगूसराय, तीसरे स्थान पर है मुंगेर, चौथे स्थान पर है भागलपुर और पांचवें स्थान पर है रोहतास जिला। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो वहीं शिवहर जिला 19.6 हजार रुपये प्रति, यानी तकरीबन आप मान सकते हैं 19,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे पीछे है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान में, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में है 50,555 रुपये। ये एग्जैक्ट डाटा यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार में शिक्षा में सुधार और शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास की रफ्तार कायम हो रही है और अगले एक दशक में 100% साक्षरता दर हासिल करने की प्रबल संभावना है। और इस पर राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लाई है। समय समय पर मैं आपको इसकी डिटेल जानकारी देते रहा हूँ। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर एक लक्ष्य भी लिया गया है। तो ये लक्ष्य यहाँ पर यह है कि हाल ही में विधानमंडल में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये सभी बातें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कही गई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया ये वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा, जिसका यहाँ पर मैं आपको विस्तृत ये कर सकते हैं विश्लेषण दूंगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये आपको चीजें बेहतर मिलेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के तहत जो पौधे लगाए गए हैं, राइट आंसर होगा 1.25 करोड़, यानी कि 1.25 करोड़ पौधे बिहार में लगाए गए हैं।
आपको बता दूं कि बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में खूब काम हुआ है। और रिपोर्ट में यह कहा गया है यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ये आंकड़े ध्यान रखिए। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें सड़कों, पारंपरिक जल निकायों, सरकारी जमीन और व्यक्तिगत जमीन पर पौधारोपण आदि शामिल है। इन सारे क्षेत्रों में कह सकते हैं पौधारोपण का कार्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि बिहार में पौधारोपण की तिथि से 5 वर्षों तक पौधा की देखरेख के लिए वन पोषकों का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो पौधा लगाया जाता है तो पौधा लगाने की तिथि से अगले 5 वर्षों तक वन पोषक जो होते हैं जो कि पौधों का देखभाल करते हैं तो इनको देख रेख करने का जो प्रावधान है 5 वर्षों तक, यानी कि 5 वर्ष से पहले पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये चर्चे में है तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑपरेशन गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 219 भारतीय नागरिकों को लेकर मुंबई पहुंची है। इसकी जानकारी मैंने आपको कल दिया था। और साथ ही साथ उसके बाद यानी कि ये 219 भारतीय नागरिकों को लेकर आने के बाद तुरंत बाद यहां से बुखारेस्ट से एक अन्य विमान 250 यात्रियों को लेकर पुनः भारत आया। ये भी ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे जो इस प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा हुआ है ये नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें पिछले साल की, जबकि इससे पहले पिछले साल 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इसकी भी जानकारी हमने आपको दिया था। आई होप कि आपको ये याद होगा। अगर डिटेल जानकारी यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन के बारे में पिछले वीडियो में 10वें प्रश्न में हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। वहां पर मैंने आपको बताया था यूक्रेन और फ्रांस, जबकि एक्चुअली में ये जो युद्ध हो रहा है ये यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग समझ भी गए थे कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है, ना कि यूक्रेन और फ्रांस के बीच। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी यहाँ पे किए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे तत्परता दिखा रहे हैं कि आप यहाँ से करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इस चीज़ का मैं यहाँ पर मतलब एग्री करता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। अब चलेंगे हम यहाँ पर अगले 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में वन इंडिया वन हेल्थ के तहत किस तकनीक का प्रयोग किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दूं इस तकनीक का जो नाम है यह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 5G तकनीक का मतलब कह सकते हैं उपयोग किया जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में वन इंडिया वन हेल्थ के तहत 5G तकनीक की मदद से स्वास्थ्य सुविधाओं में ग्रामीण और शहरी इलाकों की खाई को भरने के प्रयास किए जाने की घोषणा की गई है। इसको अगर हम शॉर्ट में समझे या फिर कह सकते हैं इसे आसान भाषा में समझे अर्थात सरकार द्वारा देश के सभी आयुष केंद्रों और साथ साथ डिस्पेंसरी को शहरों के सरकारी और निजी अस्पतालों से जोड़ने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके तहत ग्रामीण इलाकों में सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके। इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इस तकनीक को 5G से मतलब जोड़े जाने का कह सकते हैं एक प्रावधान किया गया है, फिर घोषणा किया गया है। चलते हैं अगले हम यहाँ पर 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका को संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। यह घोषणा भी हाल ही में रशिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रूस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तार से आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में रूसी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि अमेरिका अब संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना वेनेरा डी का हिस्सा नहीं होगा। इस संयुक्त परियोजना का नाम है वेनेरा डी। ये आपके एग्जाम में इस परियोजना का नाम पूछा जा सकता है। आपको इस बारे में बता दूं कि अब इस परियोजना को रूस अकेला या फिर चीन की साझेदारी या फिर इसके सहयोग के साथ पूरा करेगा। ये आपको ध्यान रखना। ऐसी घोषणा भी हाल ही में रूस सरकार के द्वारा किया गया है। आपको यहाँ पर इस परियोजना के बारे में बता दूं कि वेनेरा डी शुक्र ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाने वाली रॉसकॉस्मोस व नासा की संयुक्त परियोजना है। 2 शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, रॉसकॉस्मोस व नासा। नासा की बात करें तो नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि रॉसकॉस्मोस ये कह सकते हैं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा कहलाती है, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को है, जबकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, आपको ध्यान रखना, यह है इसरो। ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलेंगे हम अगले 8वें प्रश्न पे। यह 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बांग्लादेशी नागरिक को भारत में विश्व बैंक के एक प्रमुख एजेंसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी बांग्लादेशी नागरिक के लिए। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कौन इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आपको बता दो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जुनैद कमाल अहमद अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दो कि भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को
वैश्विक ऋणदाता संस्था विश्व बैंक की एक प्रमुख एजेंसी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और वह विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद पर हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। जुनैद कमाल अहमद 16 अप्रैल को अपना कामकाज संभालेंगे, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा ये 16 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। और ये ऐसे इस पद पर कह सकते हैं आसीन होने वाले ये बांग्लादेश के इतिहास में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। इनसे पहले अगर बात करें तो इनसे पहले फैज चौधरी विश्व बैंक के प्रशासन में उपाध्यक्ष पद वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक बने थे, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका इस मामले में शीर्ष पर है, यानी कि यूएसए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया और इसमें यूएसए अर्थात अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा है और इस सूचकांक में चौथे स्थान पर स्वीडन तथा 5वें स्थान पर फ्रांस है। जबकि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इस सूचकांक यानी कि इस इंडेक्स में भारत का स्थान 43वां है। और आपको ये ध्यान रखना, यह जो सूचकांक जारी हुआ था ये 55 देशों के बीच जारी किया गया था, जिसमें कि भारत की जो रैंकिंग है ये है 43वीं और शीर्ष पर है अमेरिका। नेक्स्ट होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में 25 फरवरी को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है और मीराबाई चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया था, यानी कि कह सकते हैं सिल्वर मेडल यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में दिलाया था। और साथ साथ यहाँ पे हमने मीराबाई चानू के बारे में एक पॉइंट लिखा है कि हाल ही में एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया है। ये ध्यान रखिए, मीराबाई चानू जो अभी वर्तमान में है ये एडिडास के एक अभियान है, एडिडास का स्टे इन प्ले अभियान, इसी का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मिथिलेश तिवारी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मिथिलेश तिवारी द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक नई पुस्तक लिखी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही के दिनों में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आई है बाजार में या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है उसकी जानकारी हमने लिखा है कि हाल ही में लिखी गई कुछ पुस्तकें द ग्रेट टेक गेम के जो लेखक हैं यह अनिरुद्ध सूरी और हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के जो लेखक हैं यह है उमादास गुप्ता, बैचलर डैड के लेखक हैं तुषार कपूर और लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये सारी जानकारी मेरा ऑलरेडी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से दिया गया है। नेक्स्ट होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका राइट आंसर है दीपक धर। आपको बता दूं कि दीपक धर पुणे में भौतिकी विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है जिन्हें कि भी हाल ही में बोल्ट्जमैन पदक के लिए चुना गया है और यह सम्मान सांख्यिकी भौतिकी में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त सम्मान है जिन्हें कि भी हाल ही में ये कह सकते पहले भारतीय दीपक धर को प्रदान किया गया है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि वह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब चलेंगे हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अब एक चीज कमेंट करके ये भी बताइएगा बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान जो शुरू हुआ था ये पहली बार किस तिथि को शुरू हुआ था। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, आप लोग मुझे कमेंट करके विस्तार पूर्वक बताइएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे ये सही कमेंट करते हैं। और बिहार के परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये हमारे सारे मटेरियल को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।